रात में जब मैं लेटा था तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, लेकिन मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैं बिस्तर पर दूसरी तरफ मुड़कर सोने लगा। करीब आधा घंटा हुआ था, मुझे फिर वही आवाज आई। मैं नींद में था, इसलिए उठने का मन नहीं हुआ और फिर से सोने लगा। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल की घंटी बजी, लेकिन मैं नींद में होने की वजह से फोन नहीं उठा पाया। थोड़ी देर बाद फिर से चीखने की आवाज आई तो मैं उठकर बैठ गया और फोन की लाइट ऑन की तो मैंने देखा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पल्लव है। मैं अभी 22 साल का हूँ। मेरे पापा किसान हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मैं अभी ITI का डिप्लोमा कर रहा हूँ। मेरी क्लास में ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे दोस्त हैं। जब मैंने एडमिशन करवाया था तो मुझे लगा था कि कॉलेज में मुझे कोई नहीं जानता है। मैं कैसे कॉलेज अटेंड करूंगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज उसी कॉलेज में सभी मेरे दोस्त हैं। दोस्तों, 1 साल पहले की बात है। मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी तो मैं घर पर खाली बैठा था। तो मैंने अपने दोस्तों से सलाह मांगी तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियां आने वाली हैं और मेरी हाइट भी अच्छी है, तो क्यों ना मैं पुलिस की तैयारी करूं। मैंने भी यही डिसाइड किया। लेकिन बात यहाँ फंसती थी कि मेरे पापा किसान थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि को मुझे अच्छी से कोचिंग अरेंज करवा पाए। कुछ दिनों तक मैं सोचता रहा। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं मौसी के घर पर चला जाऊं, वहां पर अच्छी कोचिंग और रहने खाने का भी जुगाड़ हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी मम्मी पापा की सलाह मांगी तो उन्होंने हाँ कर दिया। मेरी मौसी दिल्ली में रहती थी, इसलिए मैं एक दिन पहले ही अपने घर से निकल गया और दूसरे दिन आराम से दिल्ली पहुंच गया। फिर मैंने ओएटो किया और मौसी के घर पर उतार लिया। मैंने दरवाजा खटखटाया, तभी अंदर से मौसी ने आवाज की, आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद मौसी आई और दरवाजा खोला और देखा कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ तो वो कहने लगी, आखिर तुझे छुट्टी मिल ही गई। इतने दिनों से बुला रही हूँ, लेकिन तुझे तो मौसी की याद ही नहीं आती। आजा अंदर। मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि घर बहुत अच्छा था। मेरे घर में तो प्लास्टर भी नहीं है, लेकिन मौसी के घर में तो टाइल भी लगे हैं। मैं थोड़ा शर्मिंदा था, इसलिए मौसी मेरे पास आई और बैठ गई और कहने लगी, बेटा ये तेरा ही घर है। अगर तेरे पापा ना होते तो शायद आज हम जिंदा भी नहीं होते। मौसी ने ऐसा कहा क्योंकि मेरे पापा के मौसी के ऊपर बहुत सारे एहसान थे। मौसी स्कूल टीचर है और मौसा जी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मौसी कहने लगी, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तू हमारे पास ही रहेगा और दीदी से मैं बात कर लूंगी। और उन्होंने प्यार से मेरे माथे पर किस किया। फिर वो चाय बनाने चली गई। मैंने सोचा मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, इसलिए मैंने अपना सामान उठाया और रूम का दरवाजा खोला और अंदर गया तो देखा अंदर एक लड़की अपने कपड़े बदल रही थी। उसने अपने शरीर पर एक टॉवल लपेट रखा था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वो चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी ये कौन है, और मेरे कमरे में घुसा चला आ रहा है। मैंने उसका मुंह बंद कर लिया और चुप रहने को बोला, लेकिन वो चिल्लाती रही। मैंने उसका मुंह नहीं खोला। जब वो शांत हो गई तब मैंने उसका मुंह खोला और अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे में घुस गया। सूले बाद मैं फ्रेश होने चला गया और नहा धोकर नीचे आ गया। तब तक मौसी भी नीचे चाय लेकर गई और कहने लगी, बेटा ये को चाय पियो। मेरी मौसी बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। तभी वो लड़की नीचे आ गई। मैंने उसे चुप रहने को इशारे किए, लेकिन वो चिल्लाने लगी और कहने लगी, मम्मी ले, लफंगा कौन है। मौसी ने कहा, शांत हो जा गुड़िया, क्या हुआ। ये तेरी कुसुम मौसी का बेटा पल्लव है, लखीमपुर से आज ही आया है। मैं हैरत में पड़ गया और मैंने मौसी से पूछा, ये गुड़िया है, और उसने कहा, ले पल्लव है। मौसी ने कहा, हाँ भाई हाँ, तुम दोनों मिल लिए हो तो अब चाय पीते हैं। मैंने चाय खत्म कर दी और सीधा अपने रूम में चला गया और बेड पर बैठा गुड़िया के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अब गुड़िया बड़ी हो चुकी थी। वो करीब 19 साल की थी और जब मैं उससे पहली बार मिला था तो वो सिर्फ 9 साल की थी और आज वो बड़ी हो गई और पहले से ज्यादा सुंदर हो गई। मैं तो उसे बस देखता ही रहा। तभी अचानक से गुड़िया कमरे में आ गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और कहने लगी, बच्चू अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। मैं डर गया, क्योंकि वो बचपन में भी ऐसे ही मुझसे कहती थी और मुझे डराती रहती थी। वो मेरे पास आई और मेरा कॉलर पकड़कर कहने लगी, बताओ तुमने मुझे पूरा देखा तो नहीं। मैं कहने लगा, नहीं नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर उसने कहा, अच्छा बताओ तुम इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आए। मैंने कहा, मैं बस पढ़ाई में बिजी था। फिर वो मेरे गले से लिपट गई और मेरी पीठ पर मुक्का मारने लगी और कहने लगी, तुम्हें अपना वादा तो याद है ना, जो तुमने बचपन में किया था। मैं कहने लगा, वादा कौन सा वादा, मुझे तो कोई वादा याद नहीं है जो मैंने तुमसे किया हो। इतना कहने पर वो मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी
और मैं हंसने लगा और कहने लगा, हाँ भाई याद है, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा और किसी से नहीं। वो खुश हो गई और मेरे गले से लिपट गई। अब मैं और गुड़िया साथ में ही समय बिताने लगे। गुड़िया तो मैं बस उसे चढ़ने के लिए कहता था, उसका नाम तो आरती था। मैंने दूसरे दिन कोचिंग देखने चला गया और एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ली और तैयारी करे लगा। मुझे देख देख कर आरती भी मेरे साथ पढ़ने लगी। मैं जो भी कोचिंग पर सीख कर आता, आरती वो मुझसे घर पर पूछती और मैं उसे बताता, जिससे मेरी तैयारी अच्छे से होने लगी। हम दोनों को पढ़ते देख मौसी भी बहुत खुश होती और हम दोनों का ख्याल रखने लगी। एक बार हम सब हाल में बैठे खाना खा रहे थे, तभी मौसी कहने लगी, पल्लव, जब से तू आया है पता नहीं गुड़िया को क्या हो गया, वो भी तेरे साथ अच्छे से पढ़ने लगी है। वैसे तो किताबें खोलकर भी नहीं देखती थी। मैं कहने लगा, मौसी, सब संगत का असर होता है। कोई बिगड़ जाता है, कोई निखर जाता है। मैं भी आरती की वजह से अच्छी पढ़ाई कर पाता हूँ, वरना अकेले तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता था। हम सब आपस में बातें करने लगे और खाना खत्म करके मैं आराम करने लगा। मौसी भी अपना काम करने लगी। मैं रूम में लेटा था और तभी गुड़िया मेरे पास आई और कहने लगी, पल्लव देखो, ये मेरा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है। और फिर उसने रूम की लाइट ऑन की तो मैं क्वेश्चन देखने लगा। हम दोनों बिस्तर पर बैठे थे और पढ़ाई करने लगे। आरती को कब नींद आ गई वो जान ही नहीं पाई और अपने सिर को मेरे ऊपर रखकर सो गई। मैंने धीरे से उसका सिर तकिए के ऊपर रख दिए और लाइट बंद करके मैं भी सो गया। रात में जब मैं लेटा था तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, लेकिन मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैं बिस्तर पर दूसरी तरफ मुड़कर सोने लगा। करीब आधा घंटा हुआ था, मुझे फिर वही आवाज आई। मैं नींद में था इसलिए उठने का मन नहीं हुआ और फिर से सोने लगा। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल को घंटी बजी, लेकिन मैं नींद में होने की वजह से फोन नहीं उठा पाया। थोड़ी देर बाद फिर से चीखने की आवाज आई तो मैं उठकर बैठ गया और फोन की लाइट ऑन की तो मैंने देखा कि मैं एक शमशान में लेटा हूँ और चारों तरफ अंधेरा है। शमशान पूरा सुनसान है, चारों तरफ लाशें जल रही है। मैं चारों तरफ घूम रहा था और चिल्ला रहा था। मुझे वहां से निकलने का रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। मैं हाथ में मोबाइल की टॉर्च लेकर भाग रहा था। मैंने सोचा कि मैं पापा के पास कॉल कर लेता हूँ, लेकिन मेरे फोन में कोई सिम कार्ड नहीं था। अब मैं पूरी तरह से फंस चुका था। शमशान में एक जगह थोड़ी लकड़ियां जल रही थीं। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, मानो किसी ने अभी आग जलाई हो। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और अपने गले से लगा लिया। अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मैं आरती के गले से लगा हूँ और मैं अपने कमरे में हूँ। चारों तरफ उजाला है। तभी मौसी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? आरती कहने लगी, पता नहीं मम्मी, पल्लव बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैंने देखा तो मेरा शरीर पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था, जबकि ऐसी चल रही थी। मैंने पानी पिया, मेरा कलेजा अभी भी जोरों से धड़क रहा था। मैंने मौसी से कहा, कुछ नहीं मौसी, बस एक बुरा सपना था। फिर मौसी ने पानी से मेरी नजर उतारी और चली गई। मौसी के जाने के बाद आरती कहने लगी, क्या हो गया था? मैं बहुत डर गई थी, तुम ऐसे चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। मैंने तुम्हें बहुत जगाया, लेकिन तुम जाग ही नहीं रहे थे, तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। तब तुम्हारी आंखें खुल गईं। मैंने तुरंत अपना फोन चेक किया तो देखा कि उसमें कोई कॉल नहीं आई और दोनों सिम कार्ड पड़े हुए थे। दोस्तों, वो रात मेरे लिए बहुत डरावनी रात थी।